Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Expert View by Niranjan sir. Dear students, now I am going to start today's evaporation. It is the third part of matter in our surroundings. Matter in our surroundings का ये थर्ड पार्ट है. ठीक है. Dear students, first of all we define evaporation. Evaporation, the process of a liquid changing into vapor or gas even below its boiling point is called evaporation. Dear student, उस प्रोसेस को हम लोग evaporation कहते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड अपने गैसियस स्टेट को कन्वर्ट होता है, अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है. ठीक है ना. और ये जरूरी नहीं कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये चेंज होगा, ये अनदर किसी भी टेम्परेचर पर ये अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होता है और इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं. सम पार्टिकल्स इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में इसका जो मैकेनिज्म है एवेपोरेशन का, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो आउटर सरफेस पे रहते हैं, आउटर सरफेस, जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं तो उस ग्लास का जो सबसे आउटर वाटर का लेयर जो है, सबसे आउटर, सबसे एबव लेयर, ठीक है, वो बहुत एक्सेस काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. मीन्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करता है. ठीक है ना. तो वो पार्टिकल्स जो लिक्विड का, वो पार्टिकल्स जो बहुत एक्सेस काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, अनदर पार्टिकल से, बस वो क्या करता है कि उसको लेने के बाद वो वाइब्रेटरी मोशन में कन्वर्ट होता है. ठीक है ना. और वो अपने मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है. मीन्स मेन वाटर बॉडी से अदर मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाता है. और ये सारे इवेंट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकता है. ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट्स में भी होता है. बॉइलिंग पॉइंट पर ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होता है और अनदर जो बिलो टेम्परेचर होते हैं उस पर यह कुछ स्लो होता है. ठीक है ना. सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक. इसके पार्टिकल्स में कुछ ऐसे एनर्जी स्टोर हो जाते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी के नाम से हमने अपनी बोला. ठीक है ना. इसमें वो कन्वर्ट होता है, इस एनर्जी के हेल्प से वो अनदर पार्टिकल्स से के बीच से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे वो अलग हो जाता है, मतलब वीकर हो जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स एंड स्किप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर और गैस. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी तालाब का पानी इवेपोरेट्स होता है तो वहां पर कोई अनदर प्रोसेस नहीं होता. वहां पर जो पार्टिकल्स जो आउटर सरफेस पर होते हैं वह हीट एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जिससे जो सबसे आउटर पार्टिकल्स होते हैं वो अनदर पार्टिकल्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका बिलो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपने मेन बॉडी से रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. ये हो गया आपका इवेपोरेशन. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये जो फैक्टर है जो हमारे इवेपोरेशन रेट को कंट्रोल करता है या उसको अफेक्ट करता है, उसमें से हमारे पास ऐसे 5 फैक्टर्स हैं. 5. ठीक है ना. तो 5 में फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड हो गया आपका सरफेस एरिया, थर्ड हो गया ह्यूमिडिटी और फोर्थ हो गया वो विंड स्पीड एंड लास्ट जो है वो आपका है नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5th फैक्टर्स है वो हो गया नेचर ऑफ लिक्विड. ओके. तो ये नेचर ऑफ लिक्विड यानी 5 जो फैक्टर्स हैं ये हमारे इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है ना. या तो उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं या फिर उसे डिक्रीज करते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं. ठीक है ना. तो टेम्परेचर फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है. कैसे? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो श्योरली इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है. ठीक है ना. ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट्स एनफ काइनेटिक एनर्जी टू
गो इनटू वेपर और गैसियस स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपका जो पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड का, वो गेट्स एनफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, जिसकी वजह से यह अब सेटल नहीं रह पाता और इसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनदर पार्टिकल से लूज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ड्यू टू दिस प्रोसेस ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। एट बॉइलिंग पॉइंट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट पर ये रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि यह उस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, एक्सट्रीम। इसके बाद लिक्विड मटेरियल आपका लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता, बल्कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक आते आते, इस बॉइलिंग पॉइंट तक आते आते हैं, एवरी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है और ये सारे के सारे पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, दो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the surface area of the liquid. The rate of evaporation of a liquid can be increased by increasing the surface area of the liquid. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वह सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया के घटने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घट जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे स्प्रेडेड वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर, अगर भीगा हुआ कपड़े को अगर हम स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ये क्या होता है? फास्टर इवेपोरेट्स होता है। बट रैप्ड वेट क्लॉथ्स डू नॉट ड्राई फास्टर, लेकिन जो लपेटा हुआ कपड़े होते हैं, भीगे हुए कपड़े, वो जल्दी सूखते नहीं है क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफी लो होता है। इट टेक्स मोर टाइम ड्यू टू लेस सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी कपड़े को बहुत ज़्यादा रैपिंग करके और उसे हम रख देते हैं तो वह बहुत टाइम लेता है, जिससे कि वो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसी कपड़े को जब हम लोग ओपन करके, खोल करके, स्प्रेडेड करके उसको रखते हैं तो वो फास्टर ड्राई होता है। तो ड्राई होने का मीन्स कि इवेपोरेशन रेट्स वहाँ इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो कपड़े जो है बहुत तेजी से सूख जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज को देख करके आप पता लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो स्प्रेडेड जो क्लॉथ्स हैं वो फास्टर सूखते हैं, ठीक है ना। इस कपड़े को हम लोग रैपिंग करके एक बंडल बना करके भी रख सकते थे, नहीं रखे, क्यों? इसलिए कि ये बहुत तेजी से ड्राई नहीं होंगे, और ड्राई होने का मीन्स हुआ कि वो उसमें इवेपोरेशन रेट जो है वो फास्टर नहीं होगा, ठीक है। इवेपोरेशन रेट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स आप यह भी देख सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन रेट्स होता है, किसी भी टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेशन रेट होता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ एक पॉन्ड है और ये पॉन्ड में से देख लीजिए कि वाटर इवेपोरेट्स हो रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है इसका आपको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा होगा, ये जरूरी नहीं है। किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन रेट्स जो है वो होता है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? तो पहले ह्यूमिडिटी समझिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जब ह्यूमिडिटी देखते हैं तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मीन्स वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मीन्स हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी क्वांटिटी में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये शो करता है ह्यूमिडिटी को। ये किसको शो करता है?
ह्यूमिडिटी को शो करता है, ठीक है ना। अगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर, ओके। और अगर लो क्वांटिटी में ये वाटर वेपर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ह्यूमिडिटी इज पुअर, ठीक है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे एयर में ऑलरेडी पहले से कितने क्वांटिटी में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन रेट आपका स्लोअर होगा और अगर पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स आपका इवेपोरेशन रेट फास्टर होगा, ठीक है ना। वहां पर आपका जो वाटर होगा वो वेपोराइज होगा बहुत तेजी से। जैसे व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर एयर का ह्यूमिडिटी लो है तो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, ठीक है ना। मतलब पहले से अगर ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर प्रेजेंट कम है तो आपका इवेपोरेशन रेट फास्टर होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब करना चाहेगा, ठीक है ना। एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रैपिडली। नेक्स्ट विंड स्पीड। नेक्स्ट आपका है विंड स्पीड। ये विंड स्पीड को डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब हवा का तेज मीन्स एयर का स्पीड बहुत फास्टर होगा तो श्योरली आपका कपड़े का सूखने का प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से होगा। कपड़े के सूखने का मतलब हुआ कि वहां पर इवेपोरेशन रेट जो है वो बहुत फास्टर हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कपड़े को आप किसी एक जगह पर टांग दीजिए भिगो करके, वेटेड क्लॉथ्स को आप टांग दीजिए, ठीक है ना, और एक दूसरे जगह पर एक और वेटेड क्लॉथ्स को टांग दीजिए और इन दोनों के पास में से किसी एक के पास एक फैन को ऑन कर दीजिए। मीन्स यहाँ पर विंड स्पीड हम लोग फास्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये विंड स्पीड को फास्टर करने के लिए इसको क्या करना होगा, एक फैन को हम लोग ऑन कर देंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर बाद कि जिस जगह पर फैन ऑन है वहां पर आपका इवेपोरेशन रेट बहुत फास्टर होगा और कपड़े जो है इजियर बहुत फास्ट रेट से आपको ड्राई होंगे, ठीक है ना। और वहीं पर जिस जगह पर फैन ऑन नहीं है मीन्स एयर मोशन में नहीं है वहां पर इवेपोरेशन रेट जो है वो काफी स्लो होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि लेसर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड मोर इज इट्स टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी किसी लिक्विड में ये टेंडेंसी होती है कि वह इवेपोरेट्स हो सके, ठीक है ना, मतलब अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। जैसे कि स्पिरिट एल्कोहल हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। स्पिरिट और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, ठीक है ना, इसलिए ये फास्टर नहीं। ये तो आपका नेक्स्ट पर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा हो गया फिफ्थ है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, तो इस नेचर ऑफ लिक्विड में आप देखेंगे क्या कि नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, हियर आपको ये समझना था कि यहां पर जो नेचर ऑफ लिक्विड है मीन्स डिफरेंट नेचर वाले जो मटेरियल्स हैं, जैसे मरकरी हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारे हमारे पास जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स उसके इवेपोरेशन रेट को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे थे कि नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है उसका फैक्टर्स जिससे इवेपोरेशन रेट अफेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको ले लेते हैं कि स्पिरिट और वाटर। तो स्पिरिट या फिर एल्कोहल और वाटर को आप लेते हो तो यहाँ पर एल्कोहल और वाटर दोनों को अगर आप सेम टेम्परेचर पर, सेम क्वांटिटी में, सेम कंटेनर में, सेम प्लेस पर रख दीजिए, ठीक है, और फिर दोनों को आप ऑब्जर्व कीजिए कुछ देर के बाद, आप देखेंगे पाएंगे क्या कि वहां पर स्पिरिट या एल्कोहल जो है वो फास्टर इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना, जबकि वहीं पर वाटर का इवेपोरेशन काफी स्लोअर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वह लो टेम्परेचर पर ही बहुत फास्टर इवेपोरेट्स करता है, उसके पार्टिकल्स हीट एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं, ठीक है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने मेन मटेरियल से फास्ट रेट से इवेपोरेट्स होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेस होता है, कुछ ज्यादा होता है, वो कुछ देर से होता है क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसको धीरे धीरे मिलता है, ठीक है ना, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वह काफी धीरे धीरे वो लूज करता है, ठीक है ना।
डियर स्टूडेंट्स, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये डिपेंड करता है, कूलिंग जो है वो डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन पर। अगर आपका इवेपोरेशन रेट फास्टर है तो कूलिंग फास्टर होगा, अगर इवेपोरेशन रेट स्लोअर है तो कूलिंग भी स्लोअर होगा। ठीक है ना? जैसे यहां पर देखते हैं, इवेपोरेशन ऑफ स्वेटिंग हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो कि अगर कोई पर्सन के बॉडी पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में वो पर्सन को ज्यादा कूलिंग महसूस होती है। जैसा कि आप इस फिगर को देख करके आप पता लगा सकते हो। ठीक है ना? इसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये पर्सन, इसको काफी स्वेटिंग हुई है। ठीक है ना? तो जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ही ज्यादा यह हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर गया। ठीक है ना? तो हीट एनर्जी को हमारे बॉडी से जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो फास्टर यहां से रिलीज होगा। ठीक है ना? तो जब वो फास्टर रिलीज होगा तो श्योरली ये ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी से हीट एनर्जी को ले करके जाएगा, मीन्स ये हमें काफी कूलिंग फीलिंग्स कराएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स इट कंटेन्स लैटेंट हीट ड्यू टू लूज हीट आवर बॉडी गेट्स कोल्ड। मीन्स जितनी ज्यादा में इवेपोरेशन रेट होगा उतना ही फास्टर हमारा बॉडी जो है वो कूल डाउन होगा। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्दन पॉट्स। गर्मी के मौसम में हम लोग अपने पीने के पानी को अर्दन पॉट्स में रखते हैं, पिचर में रखते हैं, पिचर घड़े में, टू कीप इट कूल बिकॉज वॉल ऑफ द अर्दन पॉट्स रिलीज वाटर थ्रू पोर्स। ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं उनके पोर्स होते हैं और वो पोर्स से अपने वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है ना? तो ये रिलीजेस जो वाटर होता है, ये वाटर टाइम टू टाइम में धीरे धीरे स्लोअर प्रोसेस द्वारा इवेपोरेट्स होते रहते हैं, और जैसे जैसे ये इवेपोरेट्स होते हैं यह इसी लैटेंट हीट को अपने साथ एब्जॉर्ब करता है और उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज करने के बाद वह वहां से रिलीज हो जाता है। ठीक है ना? ड्यू टू दिस प्रोसेस ये हमारा पॉट जो है वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे कूलिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। विथ लैटेंट इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट्स कूल्ड। डियर स्टूडेंट, यहां पर जैसे आप इसको आप ये डायग्राम से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? यहां पर देख लीजिए आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम, आप इस डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से हम लोग समर डेज में हम लोग इस वाटर को इस तरह से पॉट में रखते हैं और इसको खुले एयर में रखा जाता है। खुले एयर में रखने से क्या होगा कि विंड स्पीड जो है इसके ऊपर काफी तेजी से फ्लो होगा और आसानी से इस पॉट को ऊपर का जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये पॉट में रखा हुआ वाटर जो है कूल डाउन होता है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि विंड स्पीड हमारा कितना है। ठीक है ना? हमारा विंड स्पीड कितना है। ठीक है? नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। एक और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? एक और, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन फ्रॉम अ कप। ठीक है ना? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चाय जो पीते हैं, चाय, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, इस चाय को हम लोग किस चीज में पीते हैं? कप में। यदि आप जल्दी से फास्ट रेट से अगर आप चाय को पीना चाहते हो तो आप कप के बजाय आप उसके लिए सॉसर यूज कीजिए, मीन्स प्लेट यूज कीजिए। ठीक है ना? पहले चाय को प्लेट में डालिए, ठीक है ना, और प्लेट में डालने से वो चाय अपना बहुत एक्सेस इवेपोरेशन प्रोसेस जो है फास्टर कर देता है। ड्यू टू फास्ट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ये सॉसर टी इज कूल डाउन वेरी फास्ट। ओके, जैसे जैसे ये कूल डाउन होता है, ठीक है ना, सॉसर टी, ठीक है, तो आप आसानी से जल्दी पी जाते हो। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने बताया था, जो आपको बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग दी इवेपोरेशन, उसमें हमने आपको थर्ड बताया था, सरफेस एरिया, थर्ड या सेकंड बताया था। ठीक है ना? सरफेस एरिया, तो वो सरफेस एरिया, हाँ सेकंड बताया था, सेकंड। तो सरफेस एरिया अफेक्ट करता है। जब करता है तो यहां भी सॉसर के अंदर रखा हुआ जो टी होगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, मीन्स वो फास्टर इवेपोरेशन होगा और फास्टर कूलिंग होगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी चाय को पीकर फिनिश कर सकते हैं और अपने काम पर जा सकते हैं।
ठीक है ना, बिकॉज सॉसर हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया इवेपोरेशन इज फास्टर एंड हॉट टी मोर क्विकली मेकिंग इट टू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। आप ये कैसे दिखाओगे कि हमारे एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर समझना हो तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताते हैं, बाय टेकिंग अ ग्लास फुल ऑफ कोल्ड मीन्स चिल्ड वाटर एंड ऑब्जर्व आउटसाइड ऑफ टम्बलर, मीन्स किसी ग्लास में आप रखते हो, ग्लास मीन्स टम्बलर, ठीक है ना। अगर आप ग्लास में कोल्ड वाटर चिल्ड वाटर को फिल कर दो और फिर थोड़ी देर बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे क्या कि उस ग्लास का जो आउटर सरफेस होता है वहां पर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे और लार्ज नंबर ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस। ओके, क्यों होता है ये? तो ड्यू टू कंडेंसेस ऑफ वाटर वेपर, ड्यू टू कंडेंसेस ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिपॉजिटेड ऑन इट। वाई, क्यों आखिर ये डिपॉजिटेड हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही यहां पर फास्टर होता है, बहुत फास्टर होता है। जितना एक्सेस चिल्ड, जितनी चिल्ड आप वाटर लेंगे, आइस लेंगे, उतना ही फास्टर आपका कंडेंसेशन होगा। और जितने ज्यादा कंडेंसेशन होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके उस पॉट का जो आउटर पार्ट होगा वहां पर अपीयर हो जाएगा, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर containing cold water, okay, cold water shows the presence of water vapor in air. Dear students, due to condensation, यहाँ आपको जो टम्बलर का बाहर वाला जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एपियर होना स्टार्ट हो गया, वो वाटर कहाँ से आया? तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से आया, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट रहता है एवरीवेयर, सभी जगह। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एक वेपर के रूप में एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसके अंदर, इस टम्बलर के अंदर आइस क्यूब्स रखे गए हैं और बाहर में आप देख रहे हो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए? तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वेपर्स कंडेंसेस होने के बाद यहाँ पर ग्लास टम्बलर के आउटर साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक मीन्स हमने आपको स्टार्टिंग में, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टार्टिंग में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया है, उससे पूरा डीपली हमने ऑब्जर्व किया है। लेकिन हमने लास्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर को छोड़ दिया था, जिसको 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका 4th जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और 5th जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैड ऑलरेडी टॉट बिफोर ना, एंड लास्ट टू इज हम लोग अब 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका प्लाज्मा, ठीक है ना, मीन्स 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, प्लाज्मा को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, जितना आपको इसका इंट्रोडक्शन ही ओनली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा यहाँ वो स्टेट होता है जहां पर किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फ्री होते हैं, ठीक है ना, और वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? आयंस फॉर्म में। इट इज कॉन्सिडर्ड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये 4th स्टेट है, 4th स्टेट मैटर का 4th स्टेट। इट ऑकर्स नेचुरली इन द स्टार्स।
ये प्लाज्मा स्टेट अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप स्टार्स का स्टडी करोगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टार्स जो होते हैं, ठीक है ना, मीन्स जैसे जस्ट लाइक आवर सन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग सन, तो ये हमारे प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। दिस स्टेट इज फॉर्म्ड वेयर टेम्परेचर इज सो हाई। ये स्टेट ऐसा होता है जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दैट एटम्स ब्रेक। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में बताया आपको यहाँ पे कि एटम्स ब्रेकअप इनटू इलेक्ट्रॉन्स मींस आयंस। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स में, जब एटम ब्रेक डाउन होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स में, तो जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक डाउन होता है वह अपने फोर्थ स्टेट यानी प्लाज्मा स्टेट को गेन कर लेता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, सम इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है, मूव करके सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। अनदर इलेक्ट्रॉन से ये सेपरेट होकर के अलग हो जाता है, और जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट होकर के अपने एटम से अलग होते हैं, ठीक है ना, वही स्टेट फॉर्म करते हैं और जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा स्टेट। दोज चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स अपार्ट फ्रॉम एटम्स ब्लूम और ग्लो व्हाइट। यह जब अलग होता है तो ये काफी ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये ब्लूम करने लगता है, ग्लो हो जाता है और ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन ए स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट्स इसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। इस प्लाज्मा को अगर आप ऑब्जर्व भी करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये प्लाज्मा स्टेट है, ये क्या है, ये प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा स्टेट ये यहाँ पर ये बीच में जो ये वाला जो पार्ट, ये जो आपको ग्लोइंग पार्ट जो दिख रहा है ये भी, और ये बहुत लार्ज एरिया जो ऑक्युपाई कर रहा है तो ये भी, ये सब पार्ट जो है ये प्लाज्मा स्टेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। जैसा कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपका और कुछ टाइम लूंगा, ठीक है ना। जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों ने पुराना बल्ब देखा होगा, पुराना बल्ब एडिसन वाला, एडिसन का जो पुराना बल्ब जिसमें टंगस्टन मेटल होता है, टंगस्टन। तो जब आप देखते हो कि टंगस्टन का वायर, डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। आप जब टंगस्टन को देखते हो कि वो इस तरीके से ऐसे करके दो रॉड में वो बंधा हुआ रहता है ना, ये इसको आप टंगस्टन कहते हो। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो ये क्या होता है कि ये टंगस्टन जो है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ये बना होता है टंगस्टन का, ये टंगस्टन ऑटोमेटिक जो है वो ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। तो स्टार्टिंग में तो आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि केवल स्प्रिंग ही इसका ग्लो करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये इसका हाई टेम्परेचर होता है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसके एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ये पूरा का पूरा ये सराउंडिंग्स, इतना दूर का सराउंडिंग्स जो है ग्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस टाइम ये पूरा का पूरा ग्लो हो गया, दैट मीन्स ये स्टेट जो है ये बाहर स्प्रिंग को छोड़ करके उसके आउटर पार्ट को, इसको हम लोग प्लाज्मा कह सकते हैं। यानी प्लाज्मा हमसे बहुत दूर नहीं है, हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और वहां इसको हम लोग पर डे देखते थे, भले ही हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसको ऑब्जर्व कराने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट ने इसके लिए हेल्प किया, ठीक है ना। तो द सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम और द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन। देखिए नियॉन साइन बल्ब, इसी बल्ब की मैं बात कर रहा था अभी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया यही नियॉन साइन बल्ब है, फॉर्म प्लाज्मा। देखिए ये प्लाज्मा फॉर्म करता है when they are switched on due to presence of helium और नियॉन, ठीक है ना, और अनदर नोबल गैसेस, ये क्या करता है प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक 1, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ध्यान से लिसन सुनेंगे, ठीक है ना, कि इन 1920 an Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculations for the fifth state of matter. Okay, dear student, on this basis of these calculations, Albert Einstein predicted the existence of a new state of matter. New state of matter means वही new state का मतलब fifth state, ठीक है ना, called Bose-Einstein condensate, जिसे आप एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे BEC. It was finally achieved in 2001 by 3 scientists
3 साइंटिस्ट, और ये तीनों साइंटिस्ट हमारे यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है ना। कॉर्नेल, कैटरले एंड वीमेन ऑफ यूएसए बाय कूलिंग ऑफ अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट ये काफी लो टेम्परेचर पर होता है। प्लाज्मा जैसे हाई टेम्परेचर पर होता है, ये हाई पर नहीं होता, ये काफी लो पर होता है, ठीक है ना। तो ये कितना लो पर होता है, तो बिलो कितना, सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है, इसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम लोग सुपर लो टेम्परेचर भी कहते हैं, जो 0 केल्विन पर होता है, और जिसको डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है ना। इस स्टेट पर मीन्स इस टेम्परेचर पर हमारा बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और उसके बिलो जाने पर ये स्टेट्स आपको फाइंड होंगे। ऑल 3 यूएसए साइंटिस्ट, जो ये तीनों यूएसए साइंटिस्ट जो इसको बिल्कुल सेटिस्फैक्टेड कर दिए, ठीक है ना, उनको अवार्डेड किया गया किस चीज से, नोबेल प्राइज द्वारा, ठीक है ना। दिस स्टेट ऑफ मैटर आर एज स्लिपरी एज आइस। इसको आप ऑब्जर्व अगर करते हैं इस स्टेट ऑफ मैटर को, तो इसको टच करेंगे तो ये स्लिपरी आइस की तरह स्लिपरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो है हम टीचर्स को इनकरेज करता है, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब्स नहीं मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरा अच्छा नहीं बना है, जिसकी वजह से बच्चे जो है इसको लाइक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।